हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं हूं आपके साथ अरुणा चौधरी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी साइकोलॉजी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अधिगम संबंधी कठिनाई या फिर अक्षमता जिसे हम कहते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो लर्निंग डिफिकल्टीज भी हम इसे कहेंगे, डिसेबिलिटीज भी कहेंगे। क्योंकि अधिगम की अगर बात करें, लर्निंग की बात करें तो उसमें बच्चे को काफी चुनौतियां आती है, काफी डिफिकल्टीज आती है। तो उसको अलग अलग नामों से, जैसे कि डिसकैलकुलिया या फिर अगर हम कहें डिसलेक्सिया, अफेजिया, इस तरीके से काफी नामों से मतलब अलग अलग विशेषताओं के अनुसार, जैसे कि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है नामों से बुलाया जाता है। तो उसी को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर आए हैं आप पहली बार तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। समझते हैं इस टॉपिक को, पूरे को, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि अधिगम संबंधी कठिनाई या अक्षमता जिसे हम कहते हैं, ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अधिगम क्या होता है और अक्षमता क्या होती है, इस संदर्भ को समझेंगे। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है, लर्निंग होती है। और अक्षमता यानी कि अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति, यानी कि अधिगम यानी लर्निंग जो है प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, उसमें कुछ ना कुछ अभाव रह जाना, कुछ ना कुछ कमी रह जाना, और कंप्लीट परफॉर्मेंस की अनुपस्थिति रहना, तो उसको हम कहेंगे अधिगम अक्षमता। ठीक, पहली बात तो ये हुई। अब समझते हैं कि ये किस तरीके से, मतलब अन्य शब्दों में, कि अधिगम क्षमता व्यक्ति विशेष में या बालक में सीखने के दौरान आने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित की जाती है। इन अक्षमताओं के कारण विकास की गति या तो कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। ठीक है, कंप्लीटली अगर हम बात करें तो वही है कि जब बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाता। कंप्लीट जितना उससे एक्सपेक्टेशंस होती है, यानी कि इतना जो परफॉर्मेंस का उससे एक्सपेक्टेशंस होती है कि इसको इतना करना चाहिए, वो अब किसी ना किसी कमी की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाता। ठीक, तो ये अपने आप में अधिगम अक्षमता मानी जाएगी। अधिगम संबंधी कठिनाई या क्षमता जो होती है, अगर नोट करें हम इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं, जैसे कि सैमुअल क्रिक जो एक मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं, तो इनके शब्दों में समझेंगे। क्योंकि अधिगम अक्षमता का जो पद है, अपने आप में ये जो पद है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। तो उन्हीं के शब्दों में अब हम अधिगम क्षमता को समझते हैं। तो सैमुअल किर्क क्या कहते हैं, सैमुअल किर्क ने जो है समझाया अधिगम अक्षमता को। अधिगम अक्षमता को वाक यानी कि बोलना, कोई बच्चे होता है ना कि प्रॉपर तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, या फिर भाषा, या फिर पठन, या फिर लेखन, या फिर अंक गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं, यानी कि या तो इनमें से किसी एक में उसको दोष हो, या फिर इनमें से 2 से 3 4, या फिर सभी में उनको प्रॉब्लम हो। तो सभी प्रक्रियाओं में से या तो कह सकते हैं उसको मंदता हो। ठीक है, मंदता यानी कि कह सकते हैं कि उसमें उसकी स्पीड कम हो, जैसे मैथ को सीखने में, लिखने में, पढ़ने में उसकी स्पीड कम हो। या फिर विकृति हो, यानी कि उसको गलत चीजें वो पढ़ रहा है, लिख रहा है। या फिर अवरुद्ध विकास के रूप में, अवरुद्ध विकास यानी कि उतना प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हो रहा है, रूप में परिभाषित किया जाता है। दोबारा से इसे पढ़ेंगे, सैमुअल किर्क के शब्दों में समझेंगे कि क्या है अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपने समझा कि अधिगम अक्षमता आखिरकार है क्या, यानी कि इतनी सारी दिक्कतें, ये सब पढ़ने लिखने से संबंधित है। तो अगर इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बच्चे को क्या कहेंगे कि बच्चा अधिगम अक्षम है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें अधिगम अक्षमता है। अधिगम संबंधी कठिनाई या फिर अक्षमता की अगर आगे हम बात करें तो समझते हैं कि 1994 में, अन्य शब्दों में समझेंगे यहाँ पर जो है, इसको स्पष्ट करने के लिए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने भी इसके संदर्भ में एक परिभाषा दी, समझाया कि अधिगम अक्षमता क्या होती है, उसको परिभाषित किया। तो अमेरिका की अधिगम अक्षमता राष्ट्रीय संयुक्त समिति किस प्रकार से अधिगम अक्षमता को स्पष्ट करती है। अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है
जो मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या फिर गणितीय क्षमता के प्रयोग में उत्पन्न कठिनाई के रूप में देखी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे एटलीस्ट की अधिगम क्षमता होती क्या है। अभी देखेंगे कितने प्रकार की होती है और कहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक आपने एक समझा है कि अधिगम अक्षमता आखिरकार होती क्या है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से कहां से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है। देखिए, पढ़ने संबंधी अक्षमता को हम क्या कहते हैं, रीडिंग प्रॉब्लम्स डिसेबिलिटी। ठीक है, और लिखने संबंधी क्षमता होती है, गणित संबंधी क्षमता होती है, मौखिक रूप से सीखने संबंधी क्षमता होती है, और अन्य की भी हम बात करेंगे जिसे दूसरे शब्दों में हम समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं पढ़ने संबंधी की। तो पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, जहां से मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम्स, या फिर आप इसे कहो पठन विकार, या फिर आप इसे कहो डिसलेक्सिया, या फिर आप इसे कहो एलेक्सिया। ठीक है, ये होता क्या है, ये होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ते समय, ये ध्यान आपको देना है कि यहाँ पर बच्चा पढ़ते समय गलती कर रहा है, लिखते समय नहीं, बोलते समय नहीं, कैलकुलेशन के करते समय नहीं, बल्कि पढ़ते समय। तो जब बच्चा पढ़ते समय गलती करे तो कई प्रकार की गलतियां जब वो करने लगता है तो पढ़ने संबंधी क्षमता का शिकार हो जाता है। वो शब्दों को, जो भी शब्द होते हैं, पढ़ते समय त्रुटियां करता है, उसके सामने जो शब्द लिखे होते हैं उनको पढ़ते समय वो गलती करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं राम को एकदम वो क्या पढ़ेगा, अपोजिट पढ़ेगा, मरा पढ़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको बिल्कुल जो शब्द होते हैं ना उसको अपोजिट दिखाई देते हैं। जैसे ए और बी साथ में लिखा है, ए बी, तो उसको पहले बी नजर आएगा, उसके बाद में ए नजर आएगा। इस तरीके से उसके सामने कोई भी शब्द लिखा है तो खासकर सिमिलर शब्दों में, जो खासकर सिमिलर शब्द होते हैं उनमें वो गलतियां अक्सर करता है। तो यहाँ पर वो राम को क्या पढ़ रहा है, मरा पढ़ रहा है, सा को क्या पढ़ रहा है, वाज पढ़ रहा है। यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पर आपको वर्णमाला दिखाई गई है, ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, नो डाउट, है ना। तो मस्तिष्क में इस तरीके से इसको जो है जैसे कि डिकोड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको क्या है, ये मतलब एक पजल से जैसा बन जाता है। इसको जो वर्ड होते हैं ना ये उड़ते हुए नजर आते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा तारे जमी पर जो वो बच्चा होता है उसके साथ भी खासकर यही तरह की प्रॉब्लम होती है। जो वर्ड्स होते हैं उसको इस तरीके से मतलब मूव करते हुए नजर आते हैं, तो वो आगे पीछे मतलब मूव करते हैं। तो यही इसके दिमाग में पजल बन जाती है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर है, और वो उसको पढ़ नहीं पाता है, इस पे क्लियरली वो नहीं पढ़ पाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है हम उसको क्या बोलते हैं, या तो एलेक्सिया कहेंगे यानी कि पठन विकार कहेंगे, या फिर डिसलेक्सिया कहेंगे, वही पठन वैकल्य, पठन विकार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके शब्द हैं, लेकिन इसको हम एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया इंग्लिश में कह सकते हैं। हिंदी में भी कई बार इस तरीके से आपको लिखा मिल जाता है। बात करें आगे, समझे दूसरे अन्य शब्दों में कि डिसलेक्सिया के लक्षण क्या होते हैं, खासकर दोबारा से अच्छे से इसे समझेंगे क्लियर शब्दों में। देखिए, जब बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इस तरह का अधिगम में क्षमता पाई जाती है, तो उसको वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, जैसा कि हमने एक पिक्चर के साथ में अभी समझा भी है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, एकाग्रता में कठिनाई होती है। जब उसके माइंड में पजल बन जाती है, वर्ड उसको उड़ते हुए नजर आते हैं, तो वो एकाग्र कैसे होगा, वो मतलब एक जगह पर फोकस कैसे करेगा, टेंशन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। क्षीण स्मरण शक्ति होगी। अगर कोई बच्चा किसी उसको वर्ड ही क्लियर नहीं है तो उसको बार बार मतलब चीजें बताने के बाद भी इतना सब कुछ वो याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको जो भी वो याद कर रहा है वो गलत सेंस में याद कर रहा है। तो वो नहीं, उसको स्मरण शक्ति क्या होती है, बहुत ही क्षीण होती है। और पढ़ते समय जो स्वर वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है। पढ़ते समय जो स्वर वर्ण होते हैं उनको लोप हो जाता है, या फिर क्रम जो होता है उल्टे क्रम में वो बच्चा किसी भी चीज को पढ़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ए और बी सी डी इस तरीके से लिखे हैं, तो वो क्या करेगा, डी को पहले पढ़ेगा, सी को बाद में पढ़ेगा, बी को फिर उसके बाद, और ए को उसके बाद। इस तरीके से खासकर सिमिलर शब्दों में बहुत ज्यादा मिस्टेक वो करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम समझते हैं कि नाम को वो क्या पढ़ता है, मान पढ़ेगा। ठीक है, और सावक को क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर देगा, लोप कर देगा वर्ण का, यहाँ पर वर्ण का लोप कर देगा, तो उसको क्या पढ़ेगा, शक पढ़ेगा। सावक को क्या पढ़ रहा है, शक पढ़ रहा है। और इस तरह के भी एग्जाम्पल देखे गए हैं कि जैसे स्कूल है, वो अपनी तरफ से एक जो है उसमें वर्ड जोड़ देगा, इस स्कूल इस तरीके से उसको पढ़ता है। ठीक है,
तो ये भी देखा गया है। तो वो इस तरह की उसको डिफिकल्टीज आती है, इस तरह की जो है कह सकते हैं कि समस्या चुनौतियां उसे आती है अधिगम से संबंधित। इसके लिए एक आपके सामने एक नोट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर कि भारत में इसके लिए इस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए क्या मतलब पता लगाने के लिए कि बच्चों में इस तरह के अगर हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको टेस्ट कैसे करें। तो इसके लिए एक जो है टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है यहाँ पर भारत में डिसलेक्सिया के लिए अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझे होंगे आप डिसलेक्सिया को कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा आपको। आप समझते हैं लिखने संबंधी अक्षमता, लिखने संबंधी अक्षमता, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, एप्रैक्सिया या फिर एग्राफिया। ये क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है तो मुझे ये बताइए कि अगर एक बच्चे में डिसलेक्सिया है तो उसमें कितनी संभावना है कि उसमें एप्रैक्सिया भी होगा, यानी कि डिस्प्रैक्सिया भी होगा, डिस्ग्राफिया भी होगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ गलत रहा है तो वो लिखेगा भी गलत ही। तो ये भी एक केस बनता है यहाँ पर कि जिस बच्चे में डिसलेक्सिया है वो उसमें 100% जो है डिस्ग्राफिया डिस्प्रैक्सिया का अक्षमता उसमें पाई जाती है। ये एक मतलब नोट कराने के लिए मैंने आपको जो है बताया, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछा भी जाता है। बात करें यहाँ पर लिखने संबंधी क्षमता की, तो जब बच्चा जो होता है लिखने में त्रुटियां करता है, वृत्तनी में अशुद्धि करता है, उसको कंप्लीट पता नहीं है कि बी को कैसे लिखेंगे, सी को कैसे लिखेंगे, या फिर बीच में जो है वो वर्ड खा जाता है, या फिर उसको जो है लाइनों के ऊपर नीचे लिखेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसका राइटिंग ही मतलब डॉक्टर वाली है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिख रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे में वो भी एक तरह से अधिगम्य क्षमता के रूप में देखा जाएगा, यानी कि लर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कमी है। तो वो कमी क्या है, वो लिखने संबंधी है, और लिखने संबंधी है तो तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया कहेंगे या फिर डिसग्राफिया कहेंगे। प्रॉपर तरीके से डायग्राम नहीं, वो ग्राफ नहीं बना पा रहा है, जैसे उसको गो लिखना है तो वो नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, वो टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखता है। डिस्प्रैक्सिया या फिर हम उसको एप्रैक्सिया कहेंगे या फिर एग्राफिया कहेंगे। ये आपको समझ लेना है, अच्छे से माइंड में छाप लेना है, क्योंकि यहाँ से किसी भी वर्ड को आपको देकर पूछ लेगा निम्नलिखित में से एग्राफिया कौन से विकार से संबंधित है, कौन सी अधिगम अक्षमता से संबंधित है, तो वहां पर आपको ऑप्शन में दे देगा पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणित संबंधी। तो आपको ध्यान रखना है एग्राफिया आपका आ गया है, या फिर एप्रैक्सिया आपका आ गया है, या फिर डिस्ग्राफिया आ गया है, डिस्प्रैक्सिया आ गया है। तो ये सभी के सभी एक ही नाम है और जिसका संबंध है लिखने संबंधी अक्षमता से, यानी कि बच्चे को प्रॉब्लम है लिखने संबंध में। ठीक है, आगे मूव करते हैं, समझते हैं यहाँ पर गणित संबंधी क्षमता। काफी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, गणित पेडागोजी में भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस क्षमता के अनुसार बच्चे गणित के चिन्हों को गलत तरीके से मतलब समझते हैं। गणित संबंधी समस्याओं को हम यहाँ पर 3 पार्टों में 3 तरीके से जो है समझेंगे। देखो, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, या फिर ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया या फिर वर्बल डिस्कैल्कुलिया। लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, वो अपने जो कैलकुलेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। या फिर ग्राफिकल कहे तो जैसे उसको जैसे एक वो ज्योमेट्री जो मैथ होता है उसको, जैसे कि त्रिभुज बनाने में, ट्राइंगल जैसे कह सकते हैं कि ट्राइंगल बनाने में, या फिर जो कह सकते हैं कि एक आयत बनाने में, एक वर्त बनाने में, ये उन सबको ये सब करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ ग्राफिकल में जो इसमें जैसे कैलकुलेशन होती है ना, कैलकुलेशन में वो जो सिंबल होते हैं, सिंबल भी इस तरीके से वो नहीं उसको क्लियर होते हैं कि कौन सा सिंबल किसका है। तो ये भी उसको हम कह सकते हैं कि ये गणित के अक्षमता से संबंधित है। ठीक, और वर्बल डिस्कैल्कुलिया में उसको जो कह सकते हैं कि उसको जो मतलब 1 2 3 इस तरह से ये भी क्लियर उसको नहीं है। तो इस तरीके से अधिगम गणित संबंधी क्षमता को हम 3 पार्टों में डिवाइड करके समझते हैं, और ये पूछा जा चुका है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर समझते हैं मौखिक संबंधी। मौखिक संबंधी क्या होता है, जब बच्चा वर्बली अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में, समझाने में, क्लियरली बताने में अक्षम होता है, तो
हम कह सकते हैं कि उसमें एक अक्षमता है, कौन सी, वर्बल अक्षमता है, जिसे यहाँ पर नाम दिया गया है अफेजिया या फिर डिस्फेजिया। अफेजिया कहो, डिस्फेजिया कहो, तो ये आपको समझना है कि बच्चा जब अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने भावों को, या फिर जो उसका कहते हैं कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि जब उनको बोले कि एक पोयम सुनाओ, तो वो क्या कहते हैं अक्सर कि मैं लिख दूंगा लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, सुना नहीं पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से उनको बोलो कि आप टेबल सुनाओ, तो वो तभी ऐसे करते कि मैं लिख दूंगा, है ना, मैं 20 तक लिख दूंगा, मैं 30 तक लिख दूंगा, लेकिन उसको 5 का टेबल नहीं सुनाया जाता उससे। वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसे कहीं ना कहीं अक्षमता है, अधिगम क्षमता है, कौन सी, बोलने की। तो बोलने की है, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहेंगे हम उसे, अफेजिया। और दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कहेंगे, डिस्फेजिया, है ना। अफेजिया कहो, डिस्फेजिया कहो, तो आई होप आप ये समझे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक्ट की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, RPWD एक्ट, जो कि 2016 में आया था। इसके तहत हुआ क्या था, इस एक्ट के तहत मौजूदा विकलांगता, जो कि मौजूदा विकलांगता संबंधी जो प्रावधान आया था 1995 में, उसमें जो विकलांगता के प्रकार थे, दिव्यांग बच्चों के जो प्रकार थे, तो उसमें क्या 7 प्रकार की विकलांगता थी, 7 प्रकार के, लेकिन 2016 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 21 प्रकार की विकलांगता कर दी गई है। यानी कि हमारे भारत में, भारत देश में या फिर कहो कि विश्व स्तर पर अभी विकलांगता के कितने प्रकार है, 21 प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं अन्य अक्षमता। अन्य अक्षमता, अभी तक आपने वो प्रमुख अक्षमता समझी है जिससे क्वेश्चन मोस्टली देखे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, होते तो हुए रेयर है, लेकिन कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको समझना है। देखिए, एक यहाँ पर आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम देखें क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया अपने आप में एक ऐसा जो है अक्षमता है, जिसे हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। किस प्रकार की, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये खासकर तनाव संबंधी विकार है। तनाव संबंधी यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है खासकर अकेला रहना पसंद करता है, क्लस्ट्रोफोबिया। तो इस तरह के बच्चे देखे जाते हैं, तो उनमें जो एक अक्षमता होती है, जो उनमें एक विकार होता है, एक दोष होता है, जिससे उनकी पढ़ाई में जो है रुकावट आती है, बाधा आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये तनाव संबंधी विकार हम उसको कहेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑटिज्म, ऑटिज्म से काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, जिसे हम कहेंगे आत्म केंद्रित या फिर स्वालीनता। स्वालीनता क्या होता है, स्वालीनता में बच्चा क्या होता है, अपने आप में खोया रहता है, ज्यादा किसी को एक्सप्रेस नहीं करता है, ज्यादा किसी को बोलता नहीं है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं, वो अकेला रहना पसंद करता है। और खासकर इसमें जो स्वालीनता में होता है, तो वो अपने विचारों को भी सामने वाले के, दूसरे के किसी के साथ में शेयर नहीं करता है, अपनी बात शेयर नहीं करता है। स्वालीनता का ये गुण यहाँ पर देखा गया है। तो ये अन्य अक्षमता है, हमने यहाँ पर इसको समझा है। तो अब बात करते हैं, समझते हैं, इस विकार से ग्रसित बच्चा चीजों को बार बार दोहराता है, ये भी आपको देखना है। ऑटिज्म में खासकर जो विशेषता देखी गई है, वो बच्चा किसी भी चीज को बार बार दोहराएगा, बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन ही पूछता चला जाएगा, भले उसे आंसर मिल जाए तो वो फिर से उस क्वेश्चन को मतलब दोबारा से पूछता है। उसमें दोहराव या फिर रिपीटेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे होता है ना कि बहुत से बच्चे आपने देखा है कि पोएम सुनाना शुरू किया और जो भूल गया, तो उसने बीच में भूला तो दोबारा से फिर से वहीं से स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर बीच में आके फिर अटक गया कहीं पर, जहां पर सिर्फ 2 ही लाइन बची है आगे, तो वहां पर भूल गया, तो फिर दोबारा से फिर से स्टार्ट वहीं पर उसने किया, तो उसमें दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाती है इस तरह से, इस तरह के बच्चों में। ठीक है, बात करें नेक्स्ट यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये किस प्रकार की अक्षमता होती है, किस प्रकार का विकार होता है बच्चों में। तो देखिए, लोकोमोटर, मोटर का मतलब ही मतलब मूव करना, गति करना होता है। ठीक है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि बच्चे जो है फिजिकली अपने आप को मूव करने में या फिर प्रॉपर तरीके से
चलने फिरने उठने कूदने खेलने में अक्षम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और लिंपिंग, यहाँ पर जो है एक पिक्चर है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चे अपने आप को प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं, उनकी जो मांसपेशियां है वो गति उसमें प्रॉपर तरीके से वो गतिशील नहीं होती है, तो इसको गतिमान अक्षमता हम कहते हैं। यह अक्षमता शारीरिक संबंधी गतिशीलता या मांसपेशियों के सही प्रकार से काम न करने सकने से संबंधित होती है। जैसे कि हम करें चलना कूदना, किसी वस्तु को सही से नहीं पकड़ पाना, इस तरह की जो डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, तो हम उसे कहेंगे कि उसमें किस प्रकार की क्षमता है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो ऑटिज्म को आपने अन्य क्षमताओं में समझ लिया है, क्लस्ट्रोफोबिया को समझ लिया है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑटिज्म को, स्वालीनता, यहाँ से बहुत क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अन्य क्षमताओं में हमने इनको समझ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कंप्लीटली हमने यहाँ पर कोशिश की है आपको समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप जो है फीड कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इसे जरूर जो है स्कैन करें। तो कोई भी जिसके लिए क्लास वैल्यूएबल हो उसे आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप जरूर जो है कमेंट करके बताएं हमें। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।